हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों में गैर व्यावसायिक क्षेत्रों की बात। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसी के नेक्स्ट पॉइंट गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस पॉइंट में क्या खास है उसे समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण बात है उसमें पहला पॉइंट है जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध करना। जन उपयोगी सेवाओं का मतलब है जो समाज की जनता है उसके लिए उपयोगी सेवाएं कौन कौन सी है और उनका प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर गैर व्यावसायिक शब्द लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे व्यावसायिक इकाइयों के अलावा उद्योग धंधे और वहाँ की चुनी गई सरकार समाज के लिए जन कल्याण के कार्यों और सेवाओं का प्रबंधन करने का कार्य करती है। इस प्रबंधन के कार्यों में प्रबंध की यह शाखा पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा जैसी सेवाओं का अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है और उनका प्रबंधन करने का कार्य करती है कि समाज को शुद्ध पीने के लिए पानी मिल रहा है या नहीं, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, गैस की सुविधा ईंधन के रूप में, आने जाने के लिए परिवहन के संसाधन, बात करने के लिए संचार कम्युनिकेशंस और चिकित्सा की उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। ये सारी बातें इस पॉइंट के अंदर इन्होंने समझाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए वातावरण का प्रबंधन। वातावरण प्रबंधन का मतलब है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि प्रबंध की यह शाखा समाज के वातावरण और उसमें प्रदूषण होने पर उससे बचाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। हर समाज का वातावरण कैसा है उसे अच्छा बनाने का प्रयास हमेशा किया जाता है। जैसे कि चोरी, डकैती, अपराध वगैरह होते हैं, तो इन वातावरणों से समाज को बचाना और इसके अलावा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषणों से भी समाज को बचाने का कार्य इसमें किया जाता है। उन चीज़ों का किया जाने वाला प्रबंधन ही इसमें इसे वातावरण प्रबंध बनाता है। इसमें इस कार्य के लिए समाज, सरकार और उद्योग धंधे ये तीनों ही क्षेत्र अपना प्रमुख दायित्व निभाते हैं। अब बात करते हैं इसी के थर्ड पॉइंट शिक्षा प्रबंध की, कि समाज को उच्च तकनीकों से युक्त शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। प्रबंध की यह शाखा शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास और विस्तार करने का कार्य करती है और उनके संचालन का ध्यान रखती है। शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि लोगों को अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा समझाया जाए और उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल का शिक्षण करता है तो उसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी चिकित्सा की दी जाती है ताकि वह अच्छे से लोगों का इलाज कर सके। तो इन सब चीज़ों के विकास और विस्तार के लिए और उनके संचालन के लिए प्रबंध की यह शाखा शिक्षा प्रबंध का कार्य भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए प्रतिरक्षा का प्रबंध। प्रबंध की यह शाखा सैन्य संगठनों की स्थापना करना, उनका संचालन करना और उनके नियंत्रण से अपना संबंध रखती है। क्या होता है कि किसी भी देश की नियंत्रण करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो समाज में प्रबंध की यह शाखा जो है यह सैन्य संगठनों की स्थापना करती है जगह जगह पर, उनके लिए हथियार बनाती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है और उनका संचालन करती है और उनको नियंत्रण इस प्रकार करती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति और आक्रमण देश पे न हो सके। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कमज़ोर न हो, इसके लिए प्रबंध की यह शाखा अपना प्रमुख कार्य करती है, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए न्याय का प्रबंध। न्याय प्रबंध में कहा गया है कि प्रबंध की यह शाखा
कानून की विवेचना। विवेचना का अर्थ होता है कि कानून के नियमों को, अधिनियमों को विस्तार से समझाना, समाज के लोगों को तक पहुंचाना, ताकि वह अपराध ना कर सकें। और अगर जो अपराध हुआ है तो उन अपराधों की सुनवाई करना और लोगों को सही प्रकार से न्याय दिलाने का कार्य भी प्रबंध की यह शाखा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए तकनीकी प्रबंध। तकनीकी प्रबंध में कहा गया है कि प्रबंध की यह शाखा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली है और सेवाओं और क्रियाओं का विकास और विस्तार करने का कार्य भी करती है। तकनीकी प्रबंध में ये बताया गया है कि सभी देशों को समय समय पर अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए तकनीकों का प्रयोग लेना पड़ता है। वह नई नई तकनीकें बनाते हैं, इसीलिए उन तकनीकों के विकास वृद्धि हेतु ज्ञान और विज्ञान को मिलाकर नई नई चीज़ें बनाई जाती है और वहाँ जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है उनकी क्रियाओं में विकास और विस्तार किया जाता है। विकास और विस्तार का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि करने का कार्य करना। तो यहाँ पर हमने गैर व्यावसायिक क्रियात्मक प्रबंध क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली थी। अब हम इसी क्रियात्मक क्षेत्रों के पॉइंट का तीसरा जो बिंदु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के व्यवसाय और उद्योग उपक्रम क्षेत्र में प्रबंध की महत्वता बढ़ाने के कारण प्रबंध के कई क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए। यानी आज प्रबंध इतना अधिक फैल गया है, इतना अधिक महत्व हो गया है कि प्रबंध एक क्षेत्र में न होकर इसके अनेक बहुआयामी क्षेत्र बन गए हैं। लेकिन ये उद्योगों की प्रकृति, आवश्यकता, उद्देश्य और क्षेत्रों पर निर्भर होता है। फिर भी प्रबंध जो है एक जैसा ना होता है सभी के लिए। वह हर उद्योग की प्रकृति, आवश्यकता, उद्देश्य और क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं जो उद्योगों की प्रकृति, आवश्यकता और उद्देश्य क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम हम इसमें बात करें तो हम देखते हैं सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध। यहाँ बात की जा रही है सार्वजनिक की। सार्वजनिक उपक्रमों का मतलब है कि ऐसे व्यावसायिक इकाइयाँ जिन्हें सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, तो समाज उनका प्रबंध करने का कार्य करती है। दूसरा है हमारे लिए निर्यात आयात प्रबंध। जब किसी देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता है तो उनका प्रबंधन करने का कार्य भी किया जाता है। तो नवीन क्रियात्मक क्षेत्रों में इसे भी शामिल किया गया कि आयात और निर्यात किए जाने पर उसका प्रबंध किस प्रकार से किया जाए कि देश को अधिक से अधिक लाभ हो और वह विकासशील से विकसित देश होने के रूप में आ जाए। थर्ड पॉइंट है विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन। यहाँ पर यह समझाया गया है कि जब हम किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किस प्रकार की जाए और कैसे देखा जाए कि वह इन्वेस्ट करने के बाद क्षेत्र अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। तो उन चीज़ों का प्रबंध करना ही विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए उद्यमिता प्रबंधन। उद्यमिता जो शब्द है वह उद्यम और उद्यमी से मिलकर बनी है। जहाँ ये दोनों होते हैं वह क्षेत्र अपने आप में उद्यमिता कहलाता है। उद्यम का अर्थ होता है व्यवसाय और उद्यमी का अर्थ होता है व्यवसायी। तो जहाँ व्यवसाय और व्यवसायी दोनों मिलते हैं वह क्षेत्र अपने आप में उद्यमिता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए लघु व्यवसाय प्रबंध। लघु व्यवसाय प्रबंध का तात्पर्य है कि जब किसी भी देश में, क्षेत्र में जब छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं तो उन सभी का प्रबंध किस प्रकार किया जाए वो इस नवीन क्रियात्मक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं और जिसके लिए सरकार, सहकारी समितियां
या व्यक्तिगत तौर पर इसमें सहायता लोगों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्म प्रबंधन। बहुत सारे फार्मिंग सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, फार्म हाउस वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें पशुपालन, मछली पालन या अनाज उगाया जाता है। उन सभी का प्रबंधन करने का कार्य फार्म प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है थोक एवं फुटकर व्यापार का प्रबंध करना। हमारे पास रिटेलर्स और होलसेल डीलर्स होते हैं, उन सभी का ट्रेड मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंधन। जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है कि जब व्यापार एवं व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती है तो उन जोखिमों से सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, उनका किया जाने वाला प्रबंध ही जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विपणन शोध प्रबंधन। विपणन शोध प्रबंधन का अर्थ है मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट, कि हमारे मार्केटिंग के अंदर वस्तुओं को किस प्रकार अधिक से अधिक बेचा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, उसके ऊपर किया जाने वाला जो शोध का कार्य होता है उसका प्रबंध करना ही हमारे लिए विपणन शोध प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए परिवर्तन का प्रबंध। जैसा कि हमें पता है कि हर बार समय एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसी प्रकार व्यापार और व्यवसाय में भी समय परिवर्तित होता रहता है। तो लोगों को उस परिवर्तन के लिए तैयार करना, उन्हें अभिप्रेरित कर उस परिवर्तन से लड़ने के लिए सिखाने का प्रबंध ही परिवर्तन का प्रबंध कहलाता है, ताकि लोग उसका विरोध न करें और उसे अवसर में बदल कर सफलता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है कार्यक्रम प्रबंध। जितने भी प्रकार की कार्यक्रम, इवेंट, प्रोग्राम्स होते हैं उनका प्रबंध करना ही नवीन क्रियात्मक प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट है संघर्षों का प्रबंध। व्यावसायिक क्षेत्रों में संघर्ष होते रहते हैं, मनमुटाव, मतभेद होते रहते हैं, तो उन सबको निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए जो प्रबंध किया जाता है वह प्रबंध ही हमारे लिए संघर्षों का प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए सीखने का प्रबंध। यह हमें नव प्रवर्तन की ओर ले जाता है, जिसमें बताया जाता है कि समाज को कुछ न कुछ नया प्रदान करने के लिए हमें लगातार सीखना होता है और नई नई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन का तात्पर्य है कि समय पर किसी भी कार्य को पूरा करना ही समय का प्रबंध कहलाता है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको साल भर पढ़ना है, तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने एग्ज़ाम से 2 दिन, 4 दिन या हफ्ते भर पहले पढ़ाई शुरू करी तो वह सही प्रबंधन नहीं है, आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर कार्य को करने के लिए, उत्पादन के कार्य को करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। और ज्ञान का प्रबंध का तात्पर्य है, लास्ट पॉइंट है, ज्ञान के प्रबंध का तात्पर्य है कि हम जिस नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे कार्य के अंदर उपयोगी है या नहीं है। तो केवल उन्हीं वस्तुओं को सीखना चाहिए जिस समय हमारे उस कार्य में वो उपयोगी हो। यदि हम प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं तो हमें मार्केटिंग का कार्य सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल प्रोडक्शन का कार्य ही सीखना चाहिए। तो वहाँ पे हमें ज्ञान का प्रबंध ये बात बताता है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के लेसन्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और इसी के साथ आपको इसमें एक केस स्टडी दे रखी है, डिब्बा वाली नोटबुक में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ उसे भी आपको होमवर्क के अंदर इसे करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।